ये बहुत अच्छी बात है। कल हम लोगों ने पढ़ा था असहयोग आंदोलन के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बारे में बताया था कि गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद की धाराओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन डिफरेंट मोड में यहाँ पर चेंज होती है। उसमें से एक था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के लोग बेसिकली गांधी जी के असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के कारण वे नाराज़ थे और उनको लग रहा था कि हमें असहयोग की नीति का अवलंबन ही नहीं करना चाहिए था, बल्कि विधायिका में प्रवेश करके सरकार के कानूनों को बाधित करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए और प्रवेश करके ही हम अंग्रेज़ों का विरोध कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने गया के कांग्रेस अधिवेशन में दिसंबर 1922 में एक नया प्रस्ताव उन्होंने लाया और स्वराज पार्टी के गठन की दिशा में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। हालांकि शुरू में इनको परमिशन नहीं मिला, जैसा कि हमने कल भी चर्चा किया था कि इनको परमिशन इनको नहीं मिला था, लेकिन बाद में जाकर धीरे धीरे जब लगा कि भाई अब कांग्रेस हो सकता है कि स्प्लिट कर जाए, इसीलिए स्वराज पार्टी को कांग्रेस ने परमिट किया कि आप विधायिका में प्रवेश कर सकते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर 1923 के चुनाव में भाग लेने के लिए इसका गठन जनवरी 1923 में होता है। मतलब जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी अपने फुल फॉर्म में आ जाती है। यहाँ की ध्यान रखिएगा कि हमने बताया था कि नॉन करप्शन मूवमेंट के बाद जो चेंज करने की बात आई थी, आंदोलन के दिशा में चेंजिंग की बात आई थी, दो गुट था यहाँ पर। एक गुट को हम लोग बोलते हैं चेंजर्स परिवर्तनवादी, दूसरा है नो चेंजर्स परिवर्तन विरोधी, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जो परिवर्तन नहीं चाहते, उसमें वल्लभ भाई पटेल थे, एम अंसारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इस तरह से बहुत सारे लीडर थे जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये गांधी जी के कट्टर समर्थक थे और इनको लगता था कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन ही राष्ट्रीय आंदोलन का एक बेहतर मार्ग हो सकता है। जबकि परिवर्तन का समर्थन करने वाले चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू थे और इनको लग रहा था कि कांग्रेस की जो पॉलिसी है, नॉन करप्शन मूवमेंट की पॉलिसी गांधी जी की है, उससे इतर हमें विधायिका में प्रवेश करके और बेहतर तरीके से काम करके सरकार के कार्यों में अड़ंगा डालना है। इसलिए इनको हम लोगों ने ये चेंजर्स परिवर्तनवादी की संज्ञा दिया है। तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब चुनाव हुआ नवंबर 1923 में, जब इलेक्शन हुआ विधायिका का, इसमें सेंट्रल असेंबली में 42 सीटें स्वराज पार्टी को प्राप्त हुई थी, 42 सीट्स। और बंगाल में यह सबसे बड़ी पार्टी ग्रुप में आई थी जो स्टेट असेंबली, उसमें मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत इसको आया था। इसके अलावा बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत में इन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। मतलब स्वराज पार्टी का प्रदर्शन ओवरऑल कहा जा सकता है कि उस परिप्रेक्ष्य में जो पहली बार भारतीयों ने चुनाव लड़ा था, उसमें काफ़ी बेहतर प्रदर्शन इन्होंने किया था। मतलब जिस प्रकार से इनकी सोच थी विधायिका में प्रवेश करने की, वो कहीं न कहीं ये फलीभूत होता दिख रहा था। मतलब इनका प्रयास बेहतर लग रहा था कि हम कुछ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत तरह के कार्य भी यहाँ पर किए। जब इन्होंने विधायिका में प्रवेश किया तो क्या क्या अचीवमेंट हुआ, क्या क्या उपलब्धियाँ रही, ये ध्यान रखना है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद निराशा बहुत ज़्यादा थी और उपलब्धियाँ क्या क्या थी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है, जैसे CR दास, इनका कहना था कि क्या मैं विद्रोही हूँ, MIA रिवोल्ट्स, मतलब रिवोल्ट करने के लिए, ठीक है ना, क्या मैं रिवोल्ट करने के लिए ही हूँ, और अगर हूँ तो कांग्रेस का मैं रिवोल्ट करूँगा, विद्रोह करूँगा, या सरकार का विरोध करूँगा, और किसी के प्रति भी मैं विद्रोह कर सकता हूँ बशर्ते कि हमें स्वराज प्राप्त हो। मतलब स्वराज प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो, सरकार हो, कोई और हो, उसका विरोध या विद्रोह उसके खिलाफ हम कर सकते हैं, लेकिन हमें स्वराज या स्वतंत्रता चाहिए। मतलब इनके दिमाग में भी बात आ गई थी। और यहाँ ध्यान रखना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी लक्ष्य था स्वराज, और स्वराज पार्टी का भी लक्ष्य क्या है, स्वराज। देखो ये समझना है इस चीज़ को, इसका भी लक्ष्य स्वराज ही है। मतलब स्वराज पार्टी कोई अलग काम नहीं कर रही है, स्वराज पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध में नहीं जा रही है।
स्वराज पार्टी गांधी जी के विरोध में नहीं जा रही है। स्वराज पार्टी भारत के का की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके विरोध में नहीं जा रही है, क्योंकि इनका भी लक्ष्य वही है। हाँ, तरीका अलग है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्वराज पार्टी का जो लक्ष्य है, लक्ष्य वही था जो हम लोगों का पहले से था, लेकिन तरीका इनका, मेथड जो था, मेथड इनका डिफरेंट है, मेथड एकदम अलग है। ठीक है, तरीका अलग है, क्योंकि वहाँ क्या था, सरकार का सहयोग करना, यहाँ क्या है, सरकार में शामिल होना, विधायिका में शामिल होना। इसलिए लक्ष्य सेम लेकिन तरीके अलग थे। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी उपलब्धियाँ भी रही। अब देखिए, ध्यान देना है कि जो सेंट्रल असेंबली हमारा है, इसमें 1919 के अधिवेशन के जांच के लिए, 1919 का यहाँ अधिवेशन नहीं, अधिनियम है ना, 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था, उस अधिनियम के जांच के लिए स्वराजियों के प्रयास से ही अलेक्जेंडर मुंडीमेन कमेटी की नियुक्ति की गई थी। मतलब सरकार यहाँ पर एग्री हुई। 1919 का अधिनियम जो भारत में उत्तरदायी शासन स्थापना करने के लिए लाया गया था, भारत में संवैधानिक विकास के प्रक्रिया का के तहत एक बहुत बड़ा आयाम था ये, है ना, उसकी जांच करने के लिए अलेक्जेंडर मुंडीमेन कमेटी की नियुक्ति करवाई गई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, इसलिए इस सब चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार बहुत सारे जो सप्रेसिव एक्ट्स थे, कानून थे, उन कानून को समाप्त करने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया है उस समय। ठीक है, कपास पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, नमक कर में कटौती करने के लिए इन्होंने डिमांड किया, और काफ़ी हद तक सरकार ने इनकी बातों को एक्सेप्ट भी किया। मतलब स्वराज पार्टी हम कह सकते हैं कि डे टू डे क्या हो रही है, आगे यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। मतलब इनका डेवलपमेंट हो रहा था, आगे जो इनका लक्ष्य था, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी प्रकार श्रमिकों की स्थिति में भी सुधार के उन्होंने प्रयास किया। मतलब लेबर लॉ के संबंध में बहुत सारे कार्य किए गए। हमने पिछले क्लास में बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ी संख्या में कारखानों में लेबर एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के कारण क्या होता है, बहुत सारा लेबर यूनियन बनता है, और वहाँ भी डिमांड था कि लेबर रिफॉर्म्स हो, श्रमिक सुधार हो, और उसके लिए स्वराज पार्टी ने एक बेहतर कार्य यहाँ पर किया था। और यहाँ भी देखिए लिखा है, मजदूर संघों की सुरक्षा के लिए जो लेबर यूनियन है उसकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। और यहाँ स्वराजियों के राजनीति से ही सबसे पहले भारतीयों को सांसद बनने का अवसर मिला। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि पहली बार भारतीयों ने चुनाव लड़ा, और चुनाव के बाद विधायिका में और जो सेंट्रल असेंबली है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इवन कि विट्ठल भाई पटेल, है ना, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद में अध्यक्ष भी निर्वाचित होते हैं 1925 में। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसकी है। लेकिन होता क्या है कि जब आप ऐसे जा रहे हैं, सपोज करो कि प्लेन टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ करने के बाद कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है, वो क्रैश भी कर जाता है। उसी प्रकार से ऐसा कुछ हुआ, इतिहास में धाराएं इस प्रकार चेंज हुई, धाराएं परिवर्तित हुई, और कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण स्वराज पार्टी का पतन होना शुरू हो गया। सबसे पहला कारण था 1925, जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, जो इसके अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव थे, ये ध्यान रखना है। तो इनकी मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का जो संगठन है, संगठन में थोड़ा सा कमजोरी आती है। और इसके साथ साथ यहाँ कुछ अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू 1925 में इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के मेंबर बन गए, विट्ठल भाई पटेल अभी हमने बताया अध्यक्ष बन गए, ए रामास्वामी अयंगर पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लग गया कि यहाँ तो ये लोग जो आए हुए हैं स्वराज पार्टी के लोग अलग अलग पद पर बैठ गए हैं, मतलब इनको पद का लालच है, पद का लोभ है। इससे क्या हुआ कि ये डिफरेंट यहाँ पर ग्रुप बन जाता है, और ये दो तरह के ग्रुप बन गए। एक है रिस्पॉन्सिविस्ट, दूसरा है नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्युत्तरवादी, दूसरा है गैर प्रत्युत्तरवादी। दिख रहा है सबको? ये प्रत्युत्तरवादी और गैर प्रत्युत्तरवादी, इसका मतलब क्या होता है कि जब इन लोगों ने अलग अलग पदों को एक्सेप्ट किया तो प्रत्युत्तरवादी सहयोग, रिस्पॉन्सिविस्ट कॉपरेशन, मतलब इन्होंने प्रत्युत्तरवादियों में से आता है मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय,
जैसे लीडर्स ने हिंदूवादी गुट बनाया और हिंदुओं के बेहतरी के लिए इन्होंने सरकार का सहयोग करना प्रारंभ किया, जबकि गैर प्रत्युत्तरवादी जो थे वो सरकार का सहयोग नहीं कर रहे थे, वो अपना अलग थे। लेकिन इन लोगों को लगा कि भाई जब ये सब अच्छे अच्छे पद पर चले गए हैं, और इधर मोतीलाल के साथ जिन्ना भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें अभी शामिल थे इस संगठन में, इसीलिए वहाँ पर दो तरह का गुट बन जाता है, हिंदू गुट और मुस्लिम गुट। और ये हिंदू गुट जो था, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिस्ट का ऑपरेशन करना शुरू किया सरकार का। इससे यहाँ पर दो तरह का ग्रुप बनता है, फूट पड़ जाती है और ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, मतलब स्वराज पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों में भी मतभेद हो जाता है, क्योंकि प्रत्युत्तरवादियों ने सरकार का सहयोग किया, हिंदुत्व के नाम पर सहयोग किया, तो मुस्लिम लीग नाराज़ होती है, मोहम्मद अली जिन्ना नाराज़ हो जाते हैं, और उन्होंने क्या किया, मोतीलाल नेहरू से उनका मतभेद बढ़ता चला गया। और अल्टीमेटली जब स्वराज पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, अब कांग्रेस का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रभाव या उसके दबाव में आकर स्वराज पार्टी ने क्या किया, स्वराज पार्टी ने, ठीक है, काउंसिल में प्रवेश की राजनीति को उसने छोड़ दिया और परिषद से बाहर आने का फैसला लिया। इस प्रकार जिस कार्य के लिए स्वराज पार्टी आगे बढ़ी थी और जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोग्रेस हो रहा था, उसमें उसको सफलता अल्टीमेटली नहीं मिली। हालांकि बहुत सारा काम उसने किया है, बहुत सारा कुछ अचीवमेंट भी हुआ है, लेकिन स्वराज प्राप्ति का जो लक्ष्य था वो न तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में प्राप्त हुआ, न स्वराज पार्टी को प्राप्त हुआ। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, उसके बाद फिर साइमन कमीशन के आने के बाद फिर से गांधी जी आएंगे और नया आंदोलन शुरू होगा, सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में फिर अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।